नॉर्मल वीडियो पे डाले। हाँ सर। तो पहला भाग है क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, जो मेन मतलब बाकी सब वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर करते हैं हम लोग जनरली। क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी और बायोज्योग्राफी। तो बायोज्योग्राफी में हम लोग जो है, क्लाइमेटोलॉजी सबसे टफेस्ट पार्ट है, ये समझने वाला पार्ट है, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग जितना भी एटमॉस्फेयर और उसका स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर विंड प्रेशर एंड सर्कुलेशन, विंड सर्कुलेशन और प्रेशर का जो भी डिफरेंस से जो मतलब चीजें होता है, वो सारा चीज इसमें कवर करेंगे। उसके बाद जितना भी समझने वाला आइटम्स है, कैसे कैसे वेरिएशन हो रहा है, प्रेशर वेरिएशन कैसे हो रहा है, टेम्परेचर वेरिएशन कैसे हो रहा है, जितना भी समझने वाला आइटम है सब क्लाइमेटोलॉजी में आएगा, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी हमारा सबसे मतलब क्लाइमेट में क्यों वेरिएशन हो रहा है, सीजन में क्यों वेरिएशन हो रहा है, ग्लोब वगैरह जितना भी हम लोग ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न ये सब जितना भी है, ग्लोब्स, ये सारा चीज जो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी में छोटा छोटा टॉपिक पढ़ना है, जैसे मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, है ना, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, रिवर सिस्टम, उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद क्रॉप्स, वही इसमें क्रॉप्स पैटर्न्स सब एग्रीकल्चर में ही कवर कर लेंगे। उसके बाद आएगा आपका मॉनसून के बाद फिर सॉइल, वेजिटेशन। तो ये सब छोटा छोटा टॉपिक जो है, सॉइल, वेजिटेशन, मिनरल्स, पॉपुलेशन एंड सेंसस, फिर इंडियन ट्राइब्स के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सब छोटा छोटा टॉपिक ज्योग्राफीज में कवर होगा। जियोमॉर्फोलॉजी में हमारा कवर होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, बोले तो प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट्स जो भी है, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, है ना, क्रस्ट, मेंटल कोर और ये सब जो है ना, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, वो सब कवर करेंगे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में। ओशनोग्राफी में हम लोग करते हैं सुनामी वेव्स, टाइड्स, ओशन करेंट, ठीक है। तो ये सब हम लोग कवर करेंगे ओशनोग्राफी में। और बायोज्योग्राफी एक्चुअली इन्वायरमेंट का पार्ट है, इसमें आप जो भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये सब पार्ट जो है, ये भी मतलब ज्योग्राफी का ही पार्ट आता है, लेकिन इसको हम लोग अलग से इन्वायरमेंट के पार्ट अब बना दिए हैं। तो बायोज्योग्राफी में ये सब पार्ट पढ़ना है। तो टोटल ज्योग्राफी आपका इतना कुछ कवर करता है। इसमें आपका एक और चीज है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। बाकी इसमें जितना भी है, एटमॉस्फेयर, अर्थ का मूवमेंट, अर्थ का मोशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अर्थ का मोशन से जितना भी चीज है, सब कुछ मेन हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में कवर करेंगे। तो हम लोग आज क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल ज्योग्राफी में पढ़ना इतना कुछ है, लेकिन आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पर फोकस करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। एयर प्रेशर और जितना भी मॉनसून सीजन सब इसमें कवर हो जाएगा। बिठा दे। बहुत ही समझने वाला टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी, जो है कंसेप्चुअल है, आपको समझ में आ गया तो फिर कुछ भी नहीं इसमें हार्ड टाइप लगेगा। तो क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ का इवोल्यूशन हुआ कैसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर डिफरेंस एंड विंड सर्कुलेशन, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस एंड विंड सर्कुलेशन, विंड कहाँ कहाँ मूवमेंट होता है, उसका क्या क्या नाम होता है, प्रेशर डिफरेंस होने से क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब।
ग्लोब में हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सीजन्स, वेरिएशंस सब कवर कर देंगे, ठीक है। और ये अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रोटेशन से क्या क्या होता है, ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी चालू करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ बोले तो अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ, मतलब आखिर क्या हुआ होगा कि अर्थ सबको इवोल्यूशन किया गया। सोलर सिस्टम अलग टॉपिक है, इसमें नहीं कवर होता है वो, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में हम लोग को सबसे बड़ा चीज पढ़ना है, उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी से ही सब कुछ कवर हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी में कहा गया था कि पहले मतलब बहुत बिलियंस ईयर्स पहले एक ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में हुआ क्या था कि जब भी कुछ ब्लास्ट होता है तो पार्टिकल्स बाहर की ओर निकलता है, इवॉल्व होता है। तो डस्ट पार्टिकल्स जो है इवॉल्व हुआ बाहर की ओर। तो जब कोई पार्टिकल्स बाहर की ओर इवॉल्व होगा, तो पार्टिकल्स बाहर की ओर इवॉल्व होगा तो वहां पर क्या क्या चेंजेज आएगा। डस्ट पार्टिकल अगर इवॉल्व हुआ आउटसाइड तो वहां पर क्या होगा, गैसियस पार्टिकल्स पूरा भर जाएगा। गैसियस पार्टिकल्स पूरा भर गया तो गैसियस पार्टिकल्स भरने की वजह से हुआ क्या कि सब लोग आपस में क्लोज आने लगे, मतलब कोलिजन होने लगा गैसियस पार्टिकल में। गैसियस पार्टिकल्स पूरा भर गया था। कभी भी परमाणु बम चाहे कोई बम उड़ता है देखे होंगे, पूरा डस्ट उड़ जाता है। तो ब्लास्ट हुआ था बहुत, मतलब बिलियंस ईयर्स अगो पहले एक ब्लास्ट हुआ था। तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार बताया कि डस्ट पार्टिकल्स पूरा फैल गया और पूरा छोटा छोटा पार्टिकल्स भी पूरा फैल गया और प्लैनेट्स के बीच गैप बढ़ गया। प्लैनेट सोलर सिस्टम के बीच गैप बढ़ गया तो उसके बीच क्या हुआ, कोलिजन होने लगा आपस में, एक दूसरे से भाई रैंडम मोशन में थे, कोलाइड होने लगे। तो कोलाइड होने की वजह से कंप्रेस हुए, कंप्रेस होकर के फिर ये मोल्टेन मैग्मा में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। मोल्टेन मैग्मा में कन्वर्ट हो गए, कंडेंस हो गए। जब लिक्विड थोड़ा थोड़ा क्या होता है, गैस जब जो है आपस में मिलता है तो थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में आता है। तो मोल्टेन मैग्मा में कन्वर्ट हुआ। मोल्टेन मैग्मा में कन्वर्ट होने के बाद रिवॉल्यूशन होने के बाद कूल हो गया। हाँ, कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहे थे, कंटिन्यूटी रोटेट कर रहे थे कंटिन्यूअसली रोटेट करने की वजह से उसका जो रैंडम मोशन है वो थोड़ा कम हो गया। तो उससे हुआ क्या कि जो हेवियर पार्टिकल्स है वो सेंटर में आ गया, हेवियर जो है सेंटर में आ गया, और जो लाइटर पार्टिकल्स है, लाइटर पार्टिकल्स पेरिफेरी पे आ गया। तो जो सेंटर में जो आया, जो हेवियर पार्टिकल्स, जो लाइटर पार्टिकल्स पेरिफेरी पे आया, जो पेरिफेरी पे आया वो जनरली सिलिका, अलुमिना, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ठीक है। और जो सेंटर पे आया हेवियर पार्टिकल्स, निकेल, आयरन। तो ये जो है, ये जो पार्ट है, ये जो है इसको बोलते हैं मेंटल, और जो कॉर्नर पे जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्रस्ट। इसके बारे में बहुत डीप में पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे। मेनली खाली इतना जानिए कि ऐसा हुआ। ऐसा होने के बाद क्या हुआ, जो पेरिफेरी पे जो लाइटर पार्टिकल्स आया था वो एक मतलब अर्थ के ग्रेविटी के इफेक्ट से बाहर जाने लगा, इतना रैंडम मोशन में था। तो इफेक्ट से बाहर जा करके जो कुछ पार्टिकल जो है उसको जो हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला गया वो। तो ये इसी का बना हुआ रहता है, सिलिका, मैग्नीशियम। हाँ, ये जो पेरिफेरी पे आया उससे भी हल्का जो है, अच्छा, लाइटर पार्टिकल्स है जो क्रस्ट से भी बाहर चला गया। अच्छा। तो वो एटमॉस्फेयर में आ गया। तो उसी में 2 टाइप का प्लैनेट्स हम लोग पढ़ना है। एक प्लैनेट्स को पढ़ना है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और एक प्लैनेट्स का जो नाम है उसका नाम है गैसियस प्लैनेट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का क्या है, सन का इफेक्ट रहता है। गैसियस प्लैनेट सन से बहुत दूर होता है तो सन का इफेक्ट नहीं होता है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में सन का इफेक्ट होने की वजह से सोलर विंड एक आता है, और इसमें जो है सोलर विंड नहीं आता है। तो सोलर विंड आने की वजह से इसमें जो है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो है नहीं आ पाता है। एक एटमॉस्फेयर होता है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो अर्थ के ग्रेविटी के कंट्रोल में रहता है। तो इसमें जो है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो है नहीं हो पाता है, इसमें प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रहता है क्योंकि इसमें सोलर का इफेक्ट कम है। तो जो नजदीक वाला है वो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो है रहेगा उसमें। तो जो गैसियस प्लैनेट्स है उसमें प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है उसमें प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर नहीं रहता। ये दोनों के बीच में एक बेल्ट होता है, इस बेल्ट को बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट्स, ठीक है। तो बस इतना ही जानकारी रखना था हम लोगों की कैसे इवोल्यूशन हुआ इसका। तो इवोल्यूशन समझ में आ गया, बिग बैंग थ्योरी से हुआ। और दूसरा हम लोग को पढ़ना है प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो क्या बोलते हैं, इसी में क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है सॉइल का, मतलब
ऊपर से जो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, हाँ तो नाइट्रोजन जो है रूट को जाता है, प्लांट्स को। हाँ बट प्लांट्स इतना फास्ट जाता है ये कि प्लांट्स उस रूट को कवर मतलब ले नहीं पाता, कैपेसिटी नहीं है कि उसको होल्ड कर पाए। तो प्लांट्स वो रूट को नहीं मतलब एटमॉस्फेयर में ही छोड़ देता है। इसलिए नाइट्रोजन का जो कैपेसिटी कम है प्लांट्स को लेने का, इसलिए नाइट्रोजन का जो है 78% के अप्रॉक्स जो है एटमॉस्फेयर में है, ज़्यादा है। इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक अलग तरह का यूरिया बनाया गया। यूरिया जो है वो जो ताकि उसके मूवमेंट को स्लो कर दे, नाइट्रोजन इजीली सॉइल ले पाए। तो अच्छा। उस यूरिया का नाम रखा गया नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया क्या करता था कि जो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में आता था, उसको जो सॉइल के अंदर जाता था मूवमेंट से, हेवियर पार्टिकल्स मतलब वही प्रेशर डिफरेंस और वेट डिफरेंस की वजह से, तो उसको क्या है स्लो कर देता था ताकि नाइट्रोजन को सॉइल जो है बियर कर पाए, होल्ड कर पाए, अपने अंदर ले पाए। तो उसकी वजह से क्या है, नीम कोटेड यूरिया जो है, नीम कोटेड यूरिया मार्केट में बहुत बढ़ने लगा। उसकी वजह से क्या हुआ, इसमें जो है सब्सिडी भी दिया जाता था, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देता था, तो ब्लैक मार्केटिंग होने लगा। अच्छा। ब्लैक मार्केटिंग क्यों होने लगा, जो दलाल लोग थे वो फार्मर्स को ज्यादा महंगा देने लगे। तो नीम कोटेड यूरिया एक्चुअली में फायदेमंद तो था क्योंकि मूवमेंट को स्लो कर देता था, सॉइल बियर कर पाता था नाइट्रोजन। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग होने की वजह से इसका जो है फार्मर्स लोगों को दिक्कत होने लगा, सब्सिडी का कोई फायदा डायरेक्ट उनको पहुंच नहीं पाने लगा। तो इसलिए फिर नीम कोटेड यूरिया का प्रोडक्शन जो है कम कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर डिफरेंस एंड विंड सर्कुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस फिजिक्स और ज्योग्राफी का अंतर है थोड़ा प्रेशर का। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, फिजिक्स में क्या पढ़े हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एज पर पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, और ये चार्ल्स लॉ के अनुसार भी। अब क्या है इसमें ये चीज कब वैलिड है, जब आप सरफेस ऑफ द अर्थ पर हैं। अगर एटमॉस्फेयर का इफेक्ट कंसीडर नहीं कर रहे, सन का इफेक्ट कंसीडर नहीं कर रहे, तो ये ठीक है, फिजिक्स लॉ काम करेगा। बट ज्योग्राफी का लॉ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी भी होता है इसमें। ठीक है, ज्योग्राफी का लॉ बोलता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैसे, देखिए, जब हम सन का इफेक्ट, मान लीजिए कि ये अर्थ है और यहाँ पे सन है, ये सन है, ये अर्थ है, सन से रेज आ रहा है। जब हम एक चीज हम लोग को पता होना चाहिए कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वो एयर जो है वार्म हो जाएगा। तो एयर जो होगा वार्म हो जाएगा। वार्म एयर जो होता है वो हल्का होता है, डेंसिटी कम होती है। हाँ, डेंसिटी कम होता है, उसका लाइट होता है। वो लाइट होने की वजह से वो राइज कर जाता है ऊपर की ओर। ठीक है, तो अपवर्ड राइज कर जाएगा। तो अगर बाई द वे यहाँ पर कोई पार्टिकल्स है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, और बाकी पार्टिकल्स अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे है, इसको अंदर से मान लीजिए हम हीट कर चुके हैं, ठीक है, हीट कर दिए, और बाकी पार्टिकल्स जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से ये ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि गर्म हवा है, गर्म हवा जो है हल्का होता है, ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर वैकेंट होने की वजह से ये जो वार्मर एयर ऊपर की ओर जा रहा है, वैकेंट होने की वजह से यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, अचानक से सारा पार्टिकल्स जो है इधर की ओर मूव करेगा। प्रेशर कम होने की वजह से प्रेशर यहाँ पे कम हो गया। प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि हाई टेम्परेचर था। तो हाई टेम्परेचर जब भी होगा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, पार्टिकल्स वहां से मूव हो रहा है, इसलिए ज्योग्राफी के कंसेप्ट से। तो यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और आजू बाजू का पार्टिकल्स इधर जा रहा है। तो ये कैसा हो गया, कन्वर्जिंग और अपवर्ड। तो कभी भी लो प्रेशर जोन में जो विंड का मूवमेंट होगा वो कन्वर्जिंग और अपवर्ड होगा। लेकिन वही अगर हाई प्रेशर जोन है तो हमेशा डाइवर्जिंग होगा ना, ये लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, है ना, ऊपर हाई प्रेशर, हाँ, तो नीचे लो प्रेशर ही होगा ना सर। हाँ, नीचे लो प्रेशर है, और वहाँ पे वैकेंट हो जाएंगे तो सब
सारा पार्टिकल्स इधर की ओर आ जाएगा। हाँ, लेकिन प्रेशर हाई है, ये लो है, तो विंड किधर से किधर मूव करेगा? हाई प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर। से लो प्रेशर। तो ये कन्वर्जिंग और डाउनवर्ड होगा। ठीक है, पार्टिकल्स का हम लोग को थोड़ी नोटिस करना है। पॉज करो। अगर जो है ऊपर की ओर चला जाएगा तो ये असेंडिंग होगा। तो कभी भी लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है तो कन्वर्जिंग और असेंडिंग होता है। ठीक है, उसका ठीक विपरीत क्या होगा? हाई प्रेशर जोन जहाँ क्रिएट होगा, यही सेम सिचुएशन अगर मान लीजिए यहाँ रहता है, यहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है तो सारा पार्टिकल्स ये लो टेम्परेचर रहेगा, और यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहेगा तो सारा पार्टिकल्स नीचे की ओर लद लद के गिरेगा, है ना, पोल पे। तो यहाँ पर टेम्परेचर लो है तो इसके आजू बाजू टेम्परेचर तो लो नहीं है, आजू बाजू टेम्परेचर हाई है। तो आजू बाजू का जो पार्टिकल्स है वो मूव करना चाहेगा ऊपर की ओर, तो ये मूव करेगा तो यहाँ पे वैकेंट होगा। तो यहाँ पर हाई ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये मूवमेंट किधर की ओर होगा? बाहर की ओर। तो यहाँ पर कभी भी हाई प्रेशर जोन में, मतलब लो टेम्परेचर जोन में, ठीक है, क्या हो जाता है? डिसेंडिंग एंड डाइवर्जिंग एंड डिसेंडिंग। तो इसी पर सारा कंसेप्ट है, इसी पर सब कुछ, प्रेशर का सब कुछ जितना भी कंसेप्ट है सब इसी पर चलेगा। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। ओके सर। अब देखिए, दो वेव होता है, सोलर वेव और टेरेस्ट्रियल वेव। तो टेरेस्ट्रियल वेव जो होता है लॉन्ग वेव होता है, सोलर रेडिएशन जो होता है वो शॉर्ट वेव होता है। मतलब अर्थ का जो रेडिएशन होता है वो लॉन्ग वेव होता है। क्यों? आप पढ़े होंगे सोलर का रेडिएशन का टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, सोलर है तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है म्यू वो भी ज्यादा हो जाएगा। वाइब्रेशन जो होता है टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? इन्वर्सली होता है। तो इसका मतलब कि वेवलेंथ क्या हो जाएगा? कम जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड इंटू म्यू इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट। अरे वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। फ्रीक्वेंसी ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो टेम्परेचर हम बढ़ा दिए तो फ्रीक्वेंसी तो क्या है? वाइब्रेशन, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा, तो ये भी बढ़ गया। ये लेकिन ये जो है लैम्डा के वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये कम गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट वेवलेंथ हो जाएगा इसका। शॉर्ट वेवलेंथ बोले तो शॉर्ट वेव रेडिएशन। इसलिए सोलर वेव रेडिएशन क्या होता है? शॉर्ट वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव। लेकिन टेरेस्ट्रियल वेव रेडिएशन का जो होता है टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होता है। तो ठीक इसके विपरीत जो होगा लॉन्ग वेव हो जाएगा। इसका लैम्डा मतलब इसका टेम्परेचर कम होगा तो इसका फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, लेकिन इसका लैम्डा बढ़ जाएगा तो इसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि ये लॉन्ग वेव रेडिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन है। सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब अर्थ का जो रेडिएशन है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन है। अब यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कि कुछ कुछ क्या क्या चेंजेज है। तो हमारा दो चीज पे मेन फोकस रहेगा, वाटर वेपर, तीन चीज पे, वाटर वेपर, ग्लास और ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, वाटर वेपर, ग्लास और ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब प्रॉपर्टी ऐसा है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा, सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को इमिट नहीं करेगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैस अब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ से सन है, यहाँ सन से सोलर रेडिएशन आ रहा है जो शॉर्ट वेव का है, तो यहाँ से जो आ रहा है अगर ग्रीन हाउस गैस के थ्रू आएगा तो वो पूरा पूरी आ जाएगा। लेकिन जो जाने वाला होगा, जाने वाला जो है पूरा पूरी नहीं जा पाएगा, कुछ यहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन ये अर्थ है। लेकिन यही चीज जो है वाटर वेपर में नहीं है। वाटर वेपर जो है अब्जॉर्ब भी करेगा सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दोनों को अब्जॉर्ब करेगा ये। अच्छा। ठीक है, तो ये जितना आएगा उतना इसको भी अब्जॉर्ब कर लेगा, उसको भी अब्जॉर्ब कर लेगा, तो उतना ही इमिट करेगा, मतलब जितना परसेंट आएगा उतना परसेंट जाएगा भी। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ग्रीन हाउस गैस उल्टा है। इसलिए प्रॉब्लम क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस से ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि सन का पूरा रे अर्थ पे आ जा रहा और उसको ट्रैप कर ले रहा, अब्जॉर्ब कर ले रहा, जाने नहीं दे रहा पूरा। तो ये लोकल एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेयर में गर्म रह जा रहा। ठीक है, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेज जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह जो भी है, ग्लोबल वार्मिंग को ज्यादा वो कर रहा, बढ़ावा दे रहा। ठीक है, इसी को बचने के लिए एक इक्वेशन बनाया गया है, हीट बजट इक्वेशन। ठीक है, हाँ, हीट बजट अर्थ का और सन का दोनों का हम लोग को समझना है। ठीक है, ये है आपका अर्थ, ये है आपका सन। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहा है, फास्ट आएगा। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन जो आता है, तो अपना अर्थ का अल्बेडो है 35%। हाँ, अल्बेडो क्या होता है, अर्थ के पास जो लाइट आएगा, जो हीट आएगा, उसको कितना परसेंट रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर 100% इसको आप भेजिएगा तो 35% ये रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी रख लेगा। इसका मतलब कि सन से जो आपका माने सन से जो रे आ रहा है उसका बात हो रहा है। तो अल्बेडो 35%, इसका मतलब कि सन से जो है 65% माल आ रहा, बाकी 35% जो है अल्बेडो है, वो तो स्पेस में चला जाएगा अर्थ से निकल के। तो 65% ही सन से आ रहा, बाकी जो है ये 35% जो है हमारा अल्बेडो है, 35% स्पेस में चला जा रहा है। ठीक है, 35% अर्थ से स्पेस में चला जा रहा है, तो आ रहा है 65%। अब इसके ऊपर जो है एटमॉस्फेयर का लेयर है ना। तो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है सन का, अरे अर्थ के ऊपर, तो वो 65% को पूरा आने नहीं दे रहा है। 14% जो है एटमॉस्फेयर कवर कर ले रहा है, सिर्फ इसके पास 51% रह रहा है। ये रास्ते में ये इतना जा रहा, फिर इतना पार करके आ पा रहा है। तो 14% एटमॉस्फेयर रख ले रहा है, ट्रैप कर ले रहा है 14% एटमॉस्फेयर। ठीक है, अभी 14% में अभी अर्थ फिर वापस भेजेगा, तो फिर 14% ही रख लेगा। ये जो वापस भेजेगा ना इधर, अच्छा, हाँ, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो जाएगा, तो उसमें जो है 14% ही, ये 34% जो है बाहर जाएगा। ठीक है, 34%, और 17% जो है वो क्या कर लेगा, अब मतलब एयर जो है स्पेस को दे देगा। ठीक है, 34% जो है एटमॉस्फेयर रख लेगा, सो ये उल्टा लिख दिए, ये 17% बाहर जाएगा और 34% अर्थ वाला जो है एटमॉस्फेयर रख लेगा। तो इससे बहुत क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर कितना रिसीव कर रहा, तो 14 और 34 48%। इसको सेम कलर से लिख देते हैं। ठीक है, और ब्लू, इसको ब्लैक से लिख देते हैं। अर्थ को कितना परसेंट मिल रहा है सन से, 65 मिल रहा है, 14 एटमॉस्फेयर रख ले रहा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बना सकता है। फिर मतलब टोटल एनर्जी रिलीज कितना हो रहा है एटमॉस्फेयर को, वो भी 34%। अर्थ से कितना हो रहा है 34%, सन से कितना हो रहा है 14%। मतलब किसी भी तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आपको ये फिगर अगर याद रहेगा तो आप उस सन से पूछेगा तो बता सकते, अर्थ से पूछेगा तो बता सकते, टोटल पूछेगा तो बता सकते, है ना। तो ये याद रखिएगा। अब एक चीज और हम लोग को पढ़ना है कि हाइट जो है, हम जैसे जैसे हाइट हमारा बढ़ेगा, ऊपर की ओर हम जाएंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा कि घटेगा? टेम्परेचर घटेगा। घटेगा, क्यों? क्योंकि वो चीज है हमारा जो ट्रोपोस्फेयर में हमारा जो टेम्परेचर जो ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो जैसे जैसे हाइट हम ऊपर की ओर जाएंगे, टेम्परेचर हमारा कमते जाएगा, क्योंकि हमारा हीट ट्रांसफर का जो मोड है पार्टिकल्स का, वो कन्वेक्शन मोड से होता है ट्रोपोस्फेयर में। लेकिन हमारा 4 गो फेयर होता है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और आयनोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में है जो है
जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते कम जाएगा, होगा, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ेगा। बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में हमारा कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर हो रहा था, स्ट्रेटोस्फीयर में कंडक्शन से होता है, मटेरियल पार्टिकल्स का रिलेट मतलब मोशन से होता है, अच्छा, पार्टिकल्स मूव कर करके होता है एज ए होल। right, तो इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, मेसोस्फीयर में फिर घटेगा, तो ये बढ़ेगा, ऐसे ही चलता है अल्टरनेट। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये पूछता है बहुत बार। तो जो हमारा नॉर्मल कितना घटता है हाइट बढ़ने से, नॉर्मल लैप्स रेट वो 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होता है। हाँ, कन्वेक्शन से होता है, इसलिए ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर घट जाता है, क्योंकि कन्वेक्शन जो है पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। हाँ, पार्टिकल टू पार्टिकल कमते जा रहा है, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे पार्टिकल का डेंसिटी कमते जाएगा, हाँ, तो पार्टिकल का डेंसिटी कमते जाएगा तो टेम्परेचर हमारा कमते जाएगा, हाँ, ठीक है। तो इसलिए ट्रोपोस्फीयर में हाइट बढ़ाने पे हमारा टेम्परेचर कम जाता है। अच्छा, दूसरा चीज एक और पढ़ना है इसमें, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? टेम्परेचर घटना चाहिए, लैटिट्यूड अगर हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, घटेगा, लेकिन कब, कहाँ तक? कहाँ तक? एक्चुअली होता क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब इक्वेटर है हमारा, हाँ, अभी हम लोग ग्लोब पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। इक्वेटर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे होता क्या है कि हमारा सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होता है। तो इक्वेटर पे हमारा पार्टिकल सबसे ज्यादा है, तो वहां पर इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि इक्वेटर पे हमारा वाटर वेपर भी ज्यादा होगा। तो वाटर वेपर ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा? हीट ज़्यादा होगी, इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। इवेपोरेशन ज़्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से आपका जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग, कूलिंग, हाँ, तो टेम्परेचर अप्रोक्स 0 के अप्रोक्स हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हमारा कम नहीं लगेगा। इसलिए जो है इक्वेटर पे हमारा टेम्परेचर ज्यादा नहीं रहता है, थोड़ा सा आगे, यही अगर हम ऊपर की ओर थोड़ा सा बढ़ जाएंगे 20 डिग्री नॉर्थ की ओर, ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। लैटिट्यूड बढ़ाने से टेम्परेचर घटता है, बट इक्वेटर पे ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम पोल पे जाएंगे, पोल पे हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? पोल हमारा 90 डिग्री है, लैटिट्यूड बढ़ रहा है, हाँ, लेकिन हमारा टेम्परेचर वहां पे कम, जीरो, 0 हो जाएगा, मतलब बहुत माइनस में हो जाएगा। माइनस, तो लैटिट्यूड बढ़ाने से टेम्परेचर घटेगा, लेकिन इक्वेटर पे थोड़ा सा चेंजेस है। इक्वेटर पे हमारा इवेपोरेशन का इफेक्ट की वजह से कूलिंग हो जाता है, तो कम रहता है। एक्चुअली ज्यादा होना चाहिए इक्वेटर पे, लेकिन ज्यादा होता है 20 डिग्री पे, ज्यादा 20 डिग्री पे रहता है, ठीक है। 35 डिग्री, हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे वो क्या बोला जाता है, प्रेशर पे, प्रेशर का तो मोटी मोटी पढ़ लिए, क्या उसको बोलते हैं, हाँ, ग्लोब। ग्लोब अभी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोब। अभी तो समझने वाला था, ये सब समझने से इसे बहुत सारा क्वेश्चंस आप बनाएंगे तो आपको ये सब टॉपिक सब कवर हो जाएगा क्वेश्चन से। टॉपिक का कंसेप्ट इतना ही है, अब समझे कितना वो क्वेश्चन से कवर पता चलेगा। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब, जो बेसिक है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब फायदेमंद होगा। क्वेश्चंस बहुत छोटा छोटा उसमें आता है। तो ग्लोब जो होता है, ये ग्लोब है, तो ये जो ग्लोब है इसका एक्सिस थोड़ा सा टिल्टेड है। इसका अपना एक्सिस ऑफ अर्थ, अर्थ मान ले, अर्थ क्या है, ग्लोब क्या है, एक अर्थ का रोल मॉडल, मतलब एक मॉडल है, कुछ अलग नहीं है। अर्थ का ये छोटा सा रूप है ग्लोब। तो इसका जो एक्सिस होता है वो 23.5 डिग्री झुका रहता है, ठीक है। एक्चुअल में कोई पूछेगा यूपीएससी कैंडिडेट वाला, तो एक्चुअली में होता है 23 डिग्री 26 मिनट, 30 मिनट नहीं रहता है, ठीक है। 23 डिग्री 26 मिनट। लेकिन इसके जो एक्चुअल परपेंडिकुलर लाइन जो है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल एक्सिस। नॉर्मल जो है अर्थ का एक्सिस कौन है, ये अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है, कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। तो ये जो है टिल्ट हुआ, इसको क्या बोलेंगे, टिल्ट, थीटा। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो जो सेंटर से ये पास होकर के जा रहा है, पैरेलल लाइन, ये क्या है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, तो ये है इक्वेटर, सबसे लॉन्गेस्ट भूमध्य रेखा, और ये है पोल 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये है 0 डिग्री,
ये है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री। ऊपर वाले को हम लोग नॉर्थ लेते हैं, नीचे वाले को हम लोग साउथ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर की ओर ये क्या है, एक स्फीयर है। स्फीयर का आधा पार्ट हेमिस्फीयर, तो ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना। और ये नीचे वाला क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें क्या है, जो पैरेलल लाइंस है इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स। टोटल लैटिट्यूड्स कितना रहेगा, कितना बना सकते हैं आप, 179 एक्चुअल, लेकिन ग्लोब पे कितना 181। ये एक्चुअल 179 ही बनेगा, क्योंकि मान लीजिए 10 है 20 है, सबसे लास्ट वाला जो है 89 तक आएगा, लेकिन 90 पे तो ये बन नहीं पाएगा ना, लास्ट वाला तो बनेगा नहीं। अच्छा, तो 180 बन नहीं सकता, एक कम रहेगा, तो लास्ट वाला बन नहीं रहेगा, तो 179 होगा, ठीक है। तो 89 178 और एगो एक्स्ट्रा जो मतलब दोनों का मिला करके, ठीक है। तो एक्चुअल 179 है, लेकिन ग्लोब पर 181 है, ठीक है। अब जो ये दोनों के बीच का जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं जोन, ठीक है, डिस्टेंस जो है। अब दूसरा चीज क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। एक खरबूजा को आप काटिएगा इस तरह से, तो ऐसा ही शेप लेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। खरबूजा है ये। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, देखिए पोल पे कितना है 90 डिग्री, जीरो डिस्टेंस कितना है पोल पे, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में 0 डिग्री, जीरो मतलब जीरो डिस्टेंस 0 किलोमीटर। लेकिन इक्वेटर पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं गोरे। दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं गोरे, और दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं जोन। दो लैटिट्यूड गोरे, दो लैटिट्यूड जोन। लैटिट्यूड जो है सेम रहेगा हमेशा डिस्टेंस, मतलब लेकिन पोल पे और अथी पे मतलब जीरो नहीं होगा कभी भी, लेकिन लॉन्गिट्यूड हमेशा दो लॉन्गिट्यूड के बीच, पोल पे जीरो, इक्वेटर पे मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या क्या इफेक्ट होगा, ये बढ़ेगा तो क्या होगा, ये घटेगा तो क्या होगा। बेसिक कितना समझ में आ गया। तो 23.5 डिग्री टिल्ट पे हर एक जगह अलग अलग नाम है, ठीक है। पहला लाइन जो है इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। उसके बाद ठीक 23.5 डिग्री नॉर्थ पे इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कर्क रेखा। फिर 66.5 डिग्री पर, ठीक है, आर्कटिक सर्कल किधर साइड, नॉर्थ पे, और ये हो गया पोल, नॉर्थ पोल। उसी तरह से नीचे होगा सेम डिस्टेंस पे 23.5 66.5, ठीक है। नॉर्थ 0 डिग्री। अब ये कितना है 23.5 साउथ, इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और उसके नीचे क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, और ये साउथ पोल। ये हुआ लैटिट्यूड से नाम, ठीक है। तो ये 66.5 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री। अब आइए इसमें क्या क्या फर्क होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री से करीब करीब 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये जो एरिया होता है, इस एरिया में प्रेशर का डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, विंड का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो इक्वेटर पे हम आपको बताए हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या होगा, लो रहेगा, है ना। तो हमेशा प्रेशर, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर जो है वेरी होता है, बताए थे ना आपको कि ट्रोपोस्फेयर में घट रहा है तो स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ेगा, मेसोस्फेयर में घटेगा, अल्टरनेट। तो यहाँ भी लो प्रेशर है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे प्रेशर क्या होगा, हाई रहेगा।
आर्कटिक सर्किल पे लो, लो रहेगा, पोल पे हाई, हाई। तो ऐसे ही अल्टरनेट चलते रहेगा। हाँ, उसी तरह से यहाँ लो है तो यहाँ क्या होगा, हाई, हाई, यहाँ लो, यहाँ हाई। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि हमको इतना सर्किल की जरूरत नहीं है। 30-30 डिग्री पे हम लोग बांट के पढ़ेंगे। एक्चुअली उसका प्रेशर का डिफरेंस जो है 30-30 डिग्री पे चलता है। तो ये खाली हम लोग को अभी खाली ये समझने के लिए ये समझ लीजिए, जो अलग से पढ़ेंगे इसको तो गान यूज हो जाएगा एक लिए। तो ये जो 5 डिग्री ऊपर नीचे जो एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं डोल्ड्रम। डोल्ड्रम क्या होता है, बहुत ही काल्म एरिया है। इसमें कोई विंड मूवमेंट नहीं, कोई मतलब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं, कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं। ठीक है। ठीक है। अब 23 डिग्री नॉर्थ से लेके 23 डिग्री साउथ के बीच ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो हमारा जो भारत है वो कहाँ आता है, 23, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लाइन क्रॉस करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अफ्रीका। अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कि तीनों लाइन क्रॉस करता है। भारत से क्या क्या क्रॉस करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। ठीक है। को ऊपर वाला तो क्रॉस करता है, नीचे वाला जो है ये ट्रॉपिक अंटार्कटिक सर्किल वगैरह कोई खाली पानी पानी है। हाँ। इधर कोई भी कंट्रीज नहीं है। ठीक है। तो फिर इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो क्रॉस करता है कितने स्टेट में क्रॉस करता है, 8 स्टेट में, 8 स्टेट्स में। और ट्रॉपिक ऑफ क्या बोलते हैं, एक जो है लॉन्गिट्यूड से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्रॉस करता है इंडिया का, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं। ठीक है। तो इतना लॉन्गिट्यूड को IST बोलते हैं, जो कि मिर्जापुर से क्रॉस करता है। वो कितना स्टेट से क्रॉस करता है, 5 स्टेट से। 5 स्टेट। हाँ। ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, UP, राजस्थान। ठीक है। तो 5 स्टेट से क्रॉस करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो यहाँ वाला सारा है, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर जो ये एरिया जो भी है आप देखे होंगे, गुजरात से पैरेलल जो भी रह जाएगा वो सब इसमें 8 स्टेट कवर हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है। तो ये सब इतना समझ में आ गया। हाँ। अब एक चीज हम लोग को पढ़ना है, इसमें एक टर्म आता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये एक इफेक्ट है जो विंड के मूवमेंट से होता है। तो कोरियोलिस फोर्स से होता क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूवमेंट कराएगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड का जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराएगा। क्लॉकवाइज नहीं याद कर सकते हैं तो राइटवर्ड मूवमेंट याद रखिए। ठीक है। इसमें लेफ्टवर्ड साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड मूवमेंट कराता है कोरियोलिस, विंड के मूवमेंट की वजह से। विंड का मूवमेंट क्यों होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भूल जाइए, अब नया नया टर्म आने वाला है। ये बेसिक टर्म तो सब जानते हैं। अब नया नया टर्म आने वाला है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसी में नया चीज समझ में आएगा। इसमें 3-3 सेल है। ठीक है। जो 30 डिग्री पे चलेगा। अब 30 to 35 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। और ये हो जाएगा 60 डिग्री नॉर्थ। इधर भी 30-60, 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री और 60 डिग्री साउथ। तो यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। उसी तरह से इधर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, हाई के बाद लो प्रेशर, लो के बाद हाई प्रेशर। तो कभी भी विंड का मूवमेंट कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो राइट की तरफ घूम जाएगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड लेफ्ट की तरफ घूम जाएगा। तो ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर हम लोग 0 डिग्री से बात कर रहे हैं। ठीक है ना। डोल्ड्रम एरिया मतलब समझ जाइएगा, ये डोल्ड्रम एरिया का इफेक्ट है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। अब 0 डिग्री से हम जब अगर ये जो एरिया जा रहे हैं, ये एरिया में विंड किधर से किधर मूव करेगा, ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर।
ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, क्योंकि ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। हाँ। तो विंड किधर से किधर मूव करेगा? हाई प्रेशर से लो, ऊपर से नीचे। लेकिन इसको आना चाहिए ऐसे, हाँ लेकिन ये जाएगा कैसे? राइट में, मतलब सीधा आना चाहिए ना, इसको सीधा आना चाहिए था। ऐसे ऐसे मूव करना चाहिए था, हम्म, लेकिन ये राइट की तरफ झुक जाएगा। तो यहाँ पर जो विंड का जो मूवमेंट होगा वो ऐसे आएगा। हाँ कोरियस फोर्स की हाँ, वजह से। हमेशा ओरिजिन से झुकाना है। ओरिजिन ये था ना, हाँ हाँ तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से ऐसे मूव कर गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये कैसा मूव किया? नॉर्थ किधर की ओर झुका? राइट ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। हाँ तो ये कैसे हुआ? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ये वेस्ट है। ये वेस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इसको बोलते हैं। ओरिजिन से। ठीक है। अब दूसरा जो है, इस प्रेशर, इसमें क्या है? हाई प्रेशर ये है, लो प्रेशर ये है। तो जाना कैसे जाएगा? हमेशा झुकाव किधर की ओर बोल रहे हैं आपको? राइट की ओर, राइट की ओर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर। तो इसका जो नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्लीज। हाँ ठीक है। तो ये ईस्ट का वेस्टर्ली, और इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो ये ऐसे जाएगा। हाँ राइट साइड में। हाँ, तो इसका मूवमेंट इस तरह से होगा, तो इसका हम लोग बोलते हैं ईस्टर्लीज। ठीक है। तो वेस्टर्लीज जो होता है बहुत ही फास्ट होता है, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। क्यों? क्यों फास्ट होता है? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होता है। प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बहुत ही लो होते जाता है। तो टेम्परेचर बहुत लो होने की वजह से प्रेशर ज्यादा हाई हो जाता है। तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा हाई है, यहाँ का प्रेशर कम लो है। मतलब दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो गया है प्रेशर का। इसलिए ये जोन में बहुत फास्ट चलता है। तो इसका अलग अलग नाम दिया गया है। जो 30 डिग्री नॉर्थ पे जो विंड का डायरेक्शन है, अचानक से बदलता है। देख रहे हैं, ऐसे हो गया, ऐसे चला गया। तो जो बदलता है, इसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड। इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए दिया गया कि पुराने जमाना में घोड़ा लेकर के सो लोग सीप पे जाते थे। तो घोड़ा लेकर के सीप पे जाते थे, तो अचानक से, मतलब सीप पे जाने के बाद जो है, अचानक से 30 डिग्री पे आने के बाद जो है, सीप जा ही नहीं पाता था, विंड का अचानक से मूवमेंट चेंज होने की वजह से। तो उसको लगता था कि घोड़ा भारी हो गया है, इसलिए सीप नहीं जा पा रहा। तो घोड़ा को फेंक देता था वो लोग, मतलब समुद्र से पानी में फेंक देता था। इसलिए वो उसका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड। 30 डिग्री नॉर्थ को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। अब 30 डिग्री से 60 डिग्री विंड का बहुत ज्यादा, मतलब वेलोसिटी रहता है, इसलिए इसका जो नाम है 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री, अलग अलग। ठीक है। यहाँ भी देखिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर है ये। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कैसा होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये किधर जाएगा? लेफ्ट, ये राइट है, तो ये लेफ्ट ऐसे घूमेगा, है ना? क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा लेफ्ट साइड घूमता है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है ये। उसके बाद ये हाई है, ये लो है, तो इसको जाना चाहिए ऐसे। तो कैसे घूमेगा? लेफ्ट की ओर घूम जाएगा। लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट की ओर घूम जाएगा ये। तो ये भी तुम्हारा वेस्टर्लीज हुआ। ये भी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है ना? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और ये वेस्टर्लीज। साउदर्न वाला वेस्टर्ली ज्यादा हाई डिफरेंस पे होगा कि नॉर्दर्न वाला? ये हाई है, ये लो है, तो ये लेफ्ट की तरफ घूम जाएगा, है ना? तो ये ऐसे घूमेगा। ये हो गया ईस्टर्लीज, है ना? तो ज्यादा ईस्टर्लीज जो होता है बहुत स्लो होता है, क्योंकि यहाँ का हाई लो बहुत कम रहता है, टेम्परेचर डिफरेंस कम आता है, तो प्रेशर डिफरेंस भी कम आएगा। तो ये बहुत ही स्लो होता है, और वेस्टर्लीज बहुत ही फास्ट होता है। साउथ वाला ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है, नॉर्थ के कंपेरिजन में, क्योंकि साउथ वाले में पानी का इफेक्ट आता है, फ्रिक्शन नहीं रहता। फ्रिक्शन नहीं रहता, लैंड वगैरह आता नहीं। तो जो 40 डिग्री साउथ है, ये सब का नाम अलग है। इसको बोलते हैं रोरिंग 40। रोरिंग माने दहाड़ने वाला 40, है ना? इसको बोलते हैं फ्यूरियस 50, है ना? और इसको बोलते हैं श्रीकिंग 60, ठीक है। तो विंड का स्पीड के ज्यादा होने की वजह से इसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डोल्ड्रम है, 5 डिग्री नॉर्थ से साउथ काल्म एरिया, मूवमेंट नहीं है विंड का ज्यादा। इधर ट्रेड विंड है, इधर भी ट्रेड विंड है, वेस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज है। डायरेक्शन क्यों बदल रहा है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से। 30 डिग्री को हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो विंड का डायरेक्शन तो पूरा समझ में आ गया। अब लैटिट्यूड का तो डिफरेंस दिख रहा है आपको,
अब इसी में एक सेल पढ़ना है अलग से ही, 3 सेल है। ये लो प्रेशर था ना इक्वेटर, हाँ ये 3 एरिया बन रहा ना, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। हाँ हाँ तो यहाँ पर भी एक सेल तैयार होगा, यहाँ पे भी एक सेल तैयार होगा, और यहाँ पर भी एक सेल तैयार होगा हाँ विंड के मूवमेंट की वजह से। ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, विंड कैसे आएगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाके ऐसे जाएगा, ये कैसा डायरेक्शन हो रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इसका नाम है हेडली सेल। हेडली सेल जो होता है 0 से 30 डिग्री के बीच में होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्लॉकवाइज, खाली एगो पकड़ दो, आगे अपना बॉक्स बना सकते हैं खुद से। हाँ एगो पकड़ लिए कि क्लॉकवाइज जा रहा है। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर है, ये कैसे जा रहा है? हाँ ये उल्टा जा रहा है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है, हाँ तो ये इसको बोलते हैं फेरेल सेल। फेरेल सेल जो है एंटी क्लॉकवाइज जाता है 30 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ, मतलब नीचे भी वही होगा। ठीक है, अब ये देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये फिर जाएगा कैसे? क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रिजिड सेल। ठीक है, एग्जैक्ट नाम फेरल सेल। फेरल सेल ये नहीं, एक और रोलिंग फ्यूरियस लीकिंग। स्टरलीज में सब ज़्यादा अति कहाँ होगा? वेजिटेशन ज़्यादा बढ़िया कहाँ होगा? वेजिटेशन इक्वेटर में नहीं, 60 डिग्री वाले में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो प्रेशर रहता है वहाँ। जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा वहाँ क्लाउड्स ज़्यादा बनेगा, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा। पोलर सेल, हेडली सेल, पोलर सेल। अरे पोलर तो ही था पास में। पोलर सेल, तो पोलर सेल में क्लॉकवाइज, फेरल सेल में एंटी क्लॉकवाइज, हेडली सेल में क्लॉकवाइज। तो ये मूवमेंट होता है। ये सेल का बाहर, मतलब अर्थ के बाहर का बात हो रहा है। तो ये नीचे भी वैसा ही चलेगा, खाली प्रेशर डिफरेंस से डायरेक्शन पकड़ लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पकड़ सकते हैं। तो ये 3 सेल होता है। और यहाँ जो वेस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज में यहाँ पे लो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है पोल की वजह से बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। पोल पे बहुत कम होता है, ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है। तो लो प्रेशर होने की वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा? क्लाउड्स बनेगा। लो प्रेशर में क्या होता है? असेंडिंग एयर होता है, असेंडिंग एयर होगा, कन्वर्जिंग होगा, तो उसकी वजह से क्लाउड्स ज़्यादा बनेगा और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा। कहीं भी लो प्रेशर जोन में प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, तो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, क्लाउड ज़्यादा बनेगा, तो इस एरिया में वेजिटेशन कैसा रहेगा? भरा भरा रहेगा ना, एवरग्रीन होगा पूरा। हाँ, तो ये एवरग्रीन होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो एरिया होता है 60 डिग्री वाला एरिया जो होता है, इसको बोलते हैं तैगा वेजिटेशन। ठीक है, और नीचे वाले में तुंद्रा वेजिटेशन। तो तैगा वेजिटेशन हमेशा 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर रहता है, 60 डिग्री नॉर्थ के पास। ठीक है, ठीक है। बाकी तो हम लोग सब समझ गए। नॉर्थ ईस्ट हो, अरे साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग को एगो खाली बच गया लॉन्गिट्यूड। 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ जो भी है तैगा वेजिटेशन है, और ऊपर वाला एरिया जो है, ये एरिया जो है टुंड्रा वेजिटेशन है, टुंड्रा। तो ये एरिया 60 डिग्री वाला है तैगा, और इधर पोलर के आसपास वाला टुंड्रा, नॉर्थ और साउथ दोनों। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अब आज का बस 2 टॉपिक बच रहा है, एक लॉन्गिट्यूड से टाइम का कैसे कैसे डिफरेंस किधर की ओर बढ़ेगा किधर की ओर घटेगा, और एक सीजन। ठीक है, वो भी समझने वाला है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत आता है ये सब टॉपिक से। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड। तो 24 आवर्स में अर्थ कितना घूम रहा है? 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगा? 15 डिग्री। 15 मिनट, 360/24। 15 डिग्री सर, सॉरी 15 डिग्री है ना, 360/24। 1 घंटे में 15 डिग्री का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो टाइम का हम लोग को पता करना है। तो जो हमारा ग्लोब है उसमें 0 डिग्री जब होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस समय जो टाइम होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलते हैं, GMT।
जो कि लंदन से पास होता है 0 डिग्री जो है अपना, जो जब ग्लोब से ऐसे जो पास करेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, हाँ हाँ 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो लंदन से पास होकर के GMT बोलते हैं। ठीक है। हाँ। अपना जो पास होता है वो कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट की तरफ है। तो ये 0 डिग्री है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो ग्लोब से ईस्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। और इधर जाएंगे तो वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बताइए 1 घंटे में 15 डिग्री का वो हो रहा है, मतलब 15 डिग्री में 1 घंटे का वो हो रहा है। तो उल्टा समझो, 15 डिग्री में 60 मिनट। ठीक है। 1 डिग्री में कितना मिनट का डिफरेंस आ रहा, 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा। तो 82.5 डिग्री में कितना आएगा, 82.5 डिग्री में कितना का डिफरेंस आएगा, 5.5 घंटे का। निकाल लेना, आ जाएगा। तो इसलिए हमारा कभी भी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से अगर हमको टाइम मिलाना होगा तो कोई भी स्टैंडर्ड घड़ी लोग है जो GMT पे मेंटेन रहता है, तो उसमें 5.5 घंटा कभी भी जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, GMT प्लस 5.5 आवर्स, है ना, 5.5 घंटा। ठीक है। तो ऐड करना पड़ता है ईस्ट की तरफ जाएंगे तो। अब सबसे लास्ट में एक लाइन होता है जो पेरिस से जाता है 180 डिग्री, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है। 180 डिग्री जो होता है यही बताता है कि दिन कब चेंज हुआ। ये जो है पेरिस से पास होते हुए जाता है। ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है, अगर इसके आप राइट साइड जाएंगे तो दिन बदल जाएगा, लेफ्ट साइड जाएंगे तो दिन बदल जाएगा। ये एग्जैक्ट 12 बजे का सिस्टम है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन में राइट साइड और लेफ्ट साइड में दिन बदल जाएगा। कहने का मतलब अगर हम लोग इधर जाएंगे तो दिन मतलब पहले पहुंच जाएंगे, एक दिन पहले, और इधर हम लोग 1 दिन लेट हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएंगे। हाँ, डेट चेंज हो जाएगा। मतलब हम इधर साइड अगर जा रहे हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री पर है। हाँ। अगर हम इधर साइड जा रहे हैं तो अगर यहाँ अगर मान लो मंडे है तो यहाँ हो जाएगा संडे, और इधर अगर मंडे था इधर साइड जा रहे हैं तो इधर ट्यूसडे हो जाएगा, मतलब 1 दिन बाद में चले जाएंगे हम। ठीक है। तो ये यही मेन जो है लॉन्गिट्यूड का मेन ध्यान रखना है आपको कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। उसी तरह से पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि गुजरात है और इधर पे है अहमदाबाद है गुजरात में। ठीक है। और इधर सबसे लास्ट क्या नाम होता है उसका, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कितना डिग्री मतलब कितना टाइम का डिफरेंस आएगा, 2 आवर्स का आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो रहता है 68 डिग्री के आसपास है, ये 97.25 के आसपास है। कितना का गैप आया, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट। तो 30 मिनट का गैप आया। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि 15 डिग्री 30 डिग्री का गैप, 30 डिग्री का गैप आया। 15 डिग्री में 1 घंटा का गैप होता है, तो 30 डिग्री में 2 घंटा का गैप आएगा। ठीक है। और ये किधर साइड है, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट साइड है। ईस्ट साइड हम लोग जाएंगे तो ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीजें कॉमन सेंस से क्वेश्चन जितना भी आएगा आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो ज्यादातर यही पे आएगा, ईस्ट साइड जाएंगे तो ऐड करना है, वेस्ट साइड जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन से उल्टा चलेगा, ईस्ट साइड जाएंगे तो 1 दिन पहले में घुस जाएंगे, वेस्ट साइड जाएंगे तो 1 दिन बाद में घुस जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर समझना नहीं है। दूसरा चीज है, लास्ट टॉपिक है सीजन। सीजन्स क्यों चेंज करता है। ठीक है। तो अर्थ जो है रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है। तो अर्थ का जो रोटेशन होता है अपने एक्सिस पे जो घूमता है उसको बोलते हैं रोटेशन, और सन के चारों ओर जो घूमता है उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो अपने एक्सिस पे अर्थ जो है 23 घंटा 56 मिनट में करता है रोटेशन। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन डे, या फिर सिडेरियल डे भी बोलते हैं, या फिर सोलर डे भी बोलते हैं। नहीं, सोलर डे जो है 24 घंटा एग्जैक्ट फिक्स लेते हैं हम लोग।
अच्छा होता क्या है प्रॉब्लम, अर्थ कम टाइम में क्यों कर लेता है, एक्चुअली अर्थ जो है वाइब्रेट भी करता है। अच्छा अर्थ अपने एक्सिस पे भी मूव कर रहा है और हिल भी रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी कर रहा है। हाँ 41,000 साल जाने के बाद जो है एक वाइब्रेशन पूरा होता है उसका। अच्छा 41,000 के बाद एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है अर्थ, इतना स्लो वाइब्रेट करता है। तो अर्थ जो है एक्सिस से घूम रहा है और अपना लोकेशन भी बदलते जा रहा है। तो उसकी वजह से जो है एग्जैक्ट 24 घंटा में नहीं, पहले ही कर ले रहा है, हाँ थोड़ा सा चेंजेस आ जा रहा है उसका लोकेशन में। तो उसको हम लोग कॉन्स्टिलेशन डे चाहे सिडेरियल डे बोलते हैं, लेकिन सोलर डे जो अगर हम सन से कवर करेंगे तो 24 घंटा मान के चलते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये रिवोल्यूशन 41,000 साल में ये जो वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है अर्थ का 41,000 ईयर्स, बहुत स्लो वाइब्रेशन करता है, रोटेट करता रहता है और मतलब वाइब्रेशन भी करते रहता है और रिवोल्यूशन तो करेगा ही। तो अर्थ का जो रोटेशन की वजह से कभी भी सीजन में चेंजेस नहीं आता है। रोटेशन की वजह से सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूड में चेंजेस आता है। तो डे और नाइट का चेंजेस जो होगा रोटेशन की वजह से आएगा। कहीं डे होगा कहीं नाइट होगा, वो रोटेशन की वजह से चेंज होगा। हाँ लेकिन रिवॉल्यूशन की वजह से ही सीजन चेंज होता है। रिवॉल्यूशन के लिए सीजन चेंज और अर्थ का जो अपना टिल्ट है, हाँ टिल्ट की वजह से भी चेंज होगा। ठीक हाँ। और दूसरा चीज है ये वाइब्रेशन है, अर्थ जो वाइब्रेट कर रहा है उसकी वजह से, मतलब ये तीन इफेक्ट की वजह से सीजन चेंज हो रहा है। हाँ उसका एक्सिस हर बार बदल जा रहा है ना, वाइब्रेट कर रहा है तो कहीं कहीं 23 डिग्री नहीं 23.5 डिग्री, कहीं कहीं एग्जैक्ट जो बताएगा तुमको 23.3 डिग्री रहता है, मतलब कि 23 डिग्री 26 मिनट। लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेट 23 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट लेके चलते हैं। हाँ तो इतना उसका टिल्ट रहता है। तो टिल्ट भी उसका हमेशा बदल रहा है ना वाइब्रेशन की वजह से। अच्छा तो उसकी वजह से भी थोड़ा सीजन में इफेक्ट आएगा, लेकिन रोटेशन की वजह से सीजन में इफेक्ट नहीं आएगा। अब सीजन में इफेक्ट क्यों आएगा, सन के अराउंड जो रिवोल्यूशन हो रहा है, रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं, जो सन के अराउंड अर्थ करता है, हाँ अपने अराउंड करता है उसको रोटेशन बोलते हैं। तो जो सन के अराउंड करता है उसमें क्या क्या चेंजेस आता है, तो ये जो 23 डिग्री जो वाइब्रेशन की वजह से क्या क्या चेंज आएगा इसमें, तो ये जो है डिग्री जो है 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री तक जा सकता है। वाइब्रेशन की वजह से वाइब्रेशन की वजह से इसका जो अर्थ का जो टिल्ट है हाँ। ये बदल जाएगा। ठीक है। हाँ। तो ये थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। ठीक है। अब दूसरा चीज है स्पीड के बारे में बात किया जाए। फैन चला है सर। आवाज थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बस 5 मिनट तो है ये। अच्छा ठीक है, पसीना हवा ही नहीं चल रहा। इधर ही बता देते हैं ताकि समझ में आएगा। अर्थ जो ऑर्बिट पे सन के चारों ओर मूव करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करता है। ठीक है। तो एक समय जो है सन कभी भी नजदीक रहेगा और कभी कभी सन जो है दूर रहेगा। मान लो यहाँ पर अर्थ है, यहाँ से हम लोग कवर कर रहे हैं, तो जब नजदीक होगा और जब दूर होगा, यहाँ से मान लो कवर कर रहे हैं। ठीक है। हाँ सन को फोकस पे रखे हुए हैं। हाँ तो वहां से हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये जो नजदीक है, ये तो नजदीक है ना, हाँ इसको हम लोग बोलते हैं पेरीहेलियन। पेरीहेलियन। और जब दूर है तो इसको क्या बोलते हैं, एपीहेलियन। अपहेलियन, है ना, हाँ अपहेलियन। तो जब नजदीक एरिया में रहता है तो उस समय जो ये कितना कवर करेगा, डिस्टेंस कितना कवर करता है, 14.7 करोड़ किलोमीटर। अच्छा इतना डिस्टेंस रहता है अर्थ और सन के बीच। और जब दूर रहता है तो उस समय रहता है 15.21 करोड़ किलोमीटर सन और अर्थ के बीच गैप। अच्छा अब दोनों का हम लोग एवरेज लेंगे, एवरेज जाएगा। दोनों का एवरेज लेते हैं ना, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करते हैं। हाँ तो दोनों को जब हम लोग एवरेज लेते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो वो आ जाता है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं, एवरेज डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल ईयर। हाँ, लाइट ईयर जानते हैं ना, लाइट हाँ। ईयर जो है डिस्टेंस का एक यूनिट है। हाँ तो यही एक एस्ट्रोनॉमिकल ईयर है, वो करोड़ को लाइट ईयर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ईयर। हाँ
अफेलियन और पेरीहेलियन जो टाइम में जब सन रहता है, दोनों का जो एवरेज डिस्टेंस है, तो अर्थ और सन का जो एवरेज डिस्टेंस है वही लिया गया है। ठीक है। अब देखिए इलिप्टिकल ऑर्बिट में हम लोग मूव कर रहे हैं। 4 डेट याद रखना है खाली आपको इसमें। हाँ, ठीक है, बाकी कंसेप्ट सब समझ में आ जाएगा। 4 डेट में क्या है, 21, 22, 23। ये हो गया 23, ठीक है। ये हो जाएगा 21, ये 22, 22, ठीक है। तो ये हम लोग 21 मार्च से चालू करेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त, दिसंबर, ठीक है। तो 21 मार्च को जो डिस्टेंस मतलब जो डेट होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर में जब रहता है इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल। और इस 22 जून को क्या बोलेंगे, सोलिस्टाइस, समर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टाइस। ये भी इक्विनॉक्स होगा, इसको क्या बोलेंगे, ऑटोम इक्विनॉक्स। ऑटम। और इधर वाला विंटर सोलिस्टिक। ये दोनों का 22-22 ही चलेगा। 22-22। अब एक चीज इसमें खाली पकड़ना क्या है कि गर्मी किधर होगा, ठंडा किधर होगा। तो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि सनलाइट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इधर साइड का बात कर रहे हैं, गर्मी का बात कर रहे हैं। तो ये समर होगा। सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब रहेगा, तो कभी भी ध्यान रखिए ग्लोब का एक तरफ समर होगा तो दूसरी तरफ विंटर होगा। तो जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात कर रहे हैं, सनलाइट जून का बात कर रहे हैं, 22 जून का, तो उस समय जो है यहाँ पर क्या होगा, समर होगा। तो यहाँ पे विंटर होगा। तो हमारा जो है इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए हम लोग को जून में समर होता है और दिसंबर में विंटर होता है। डेट कैसे चेंज होगा, समर में दिन बड़ा होगा कि नाइट बड़ा होगा। तो समर में जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा सन रहेगा तो ज्यादा एरिया कवर करेगा लाइटेड में, अंधेरा कम एरिया में आएगा। इसलिए यहाँ पर जो है दिन में जो है दिन बड़ा होगा और नाइट छोटा होगा। ये कब की बात हो रही है, जब हमारा सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास हो रहा है। जब सनलाइट हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, सन अर्थ जो मूवमेंट हो रहा है जो एपीहेलियन, तब हमारा जो है जून की बात हो रही है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है सन, तो समर होता है इधर और इधर होता है विंटर, ठीक है। और ये तो हमेशा इक्विनॉक्स बोले तो 12 घंटा डे और 12 घंटा नाइट, 12 घंटा डे और 12 घंटा नाइट होगा यहाँ भी, और यहाँ भी 12 घंटा डे और 12 घंटा नाइट। लेकिन विंटर और समर में चेंज हो जाता है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो डे लंबा होगा, इधर समर होगा जून तरफ। लेकिन अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोल रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर का अगर बात हो रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट है, साउदर्न हेमिस्फीयर का कोई एरिया हम लोग देख रहे हैं, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में इधर क्या हो जाएगा, काला वाला जो लिख रहे हो साउदर्न हेमिस्फीयर का एरिया। अगर सनलाइट सोलर लाइट साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर विंटर हो जाएगा, डे छोटा हो जाएगा, डे स्मॉल हो जाएगा और नाइट लॉन्ग हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा यहाँ, है ना, जून में। और इधर क्या हो जाएगा, इधर डे बड़ा हो जाएगा, है ना, और नाइट छोटा हो जाएगा, और यहाँ पर समर हो जाएगा। तो कोई भी समर साउदर्न हेमिस्फीयर का कोई भी कंट्री है, उसको दिसंबर के टाइम में वहां पर उल्टा चलेगा सीजन, वहां पर समर रहेगा। और कोई भी कंट्री है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला कंट्री है तो उसमें इधर समर रहेगा जो हम लोग का चलता है, ठीक है। तो हम लोग का समर में एरिया ज्यादा कवर करता है प्रकाश वाला लाइट वाला सनलाइट, इसलिए ग्लोब का ज्यादा एरिया जो है, इसलिए डे जो है कभी भी देखिए सुबह 5 बजे सनलाइट हो जाएगा। सुबह सूर्योदय कब हो जाता है, 5-6 बजे हो जाएगा और जाएगा 7 बजे के आसपास, है ना। तो सूर्यास्त जो है बहुत रात होगा, इसलिए दिन बड़ा हो जाएगा इसमें। तो ये चीजें समर होगा कब, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया में सनलाइट है, मतलब वही जो सन जो मूव कर रहा है ना, ऐसे जो बताए थे ना अभी अफेलियन वाला, और यही साउदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा, ठीक है।
हाँ तो बस यही सीजन का चेंजेज इसी की वजह से होता है। धीरे धीरे जो है चेंजेज कम होते जाएगा। यहाँ पर इक्वल, यहाँ पे अगर सनलाइट आएगा, इस बीचों बीच में अगर सनलाइट आता है, इधर साइड सनलाइट रहेगा तो ऐसा चलेगा, इधर साइड ऐसा चलेगा। लेकिन इधर बीचों बीच आएगा कभी भी, इधर बीचों बीच यहाँ पे रहेगा, तो बीचों बीच रहेगा, हाँ यही एरिया में यही एक्सिस पे ना सनलाइट घूमेगा। हाँ तो ये बीचों बीच रहेगा, तो जितना इधर प्रकाशित है उतना इधर भी प्रकाशित हाँ है ना। तो या तो मतलब इधर क्या होगा, 12 घंटा दिन रात होगा, पूरी एकदम इक्वल डिस्टेंस है, हाँ इसलिए इक्वल दिन होगा, इक्वल रात होगा ना। माने यहाँ पे ऑटम सीजन है तो यहाँ पे स्प्रिंग सीजन होगा, बसंत ऋतु। हाँ तो ये मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, वैसा ही सब जगह चलेगा। तो सीजन का वेरिएशन जो है सन के चारों ओर जो अर्थ घूमता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, हाँ। तो आज भर इतना ही। इतना टॉपिक अगर पचा लिए तो हम कम से कम 15-16 क्वेश्चन कवर होगा। ठीक है।